साल बाद, तो 1 साल तक तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता भी नहीं है ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तब लगता है जब एक बार ब्याज मिल जाता है और उस पर ब्याज लेते हो। तो पहले साल के अंत में आप पैसा कितना दोगे? 110 रुपए, और 10 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। अगर यही मैं कह दूं कि सिंपल इंटरेस्ट पर सेकेंड ईयर का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे 10 रुपए ही होगा, क्योंकि ब्याज की दर 10% है, मूलधन 100 रुपया है, तो 100 का फिर 10% निकाल देंगे और फिर 10 रुपए ब्याज मिल जाएगा कि नहीं? तो 2 साल में कुल मिला के ब्याज आपको कितना मिल जाएगा? 20 रुपए, और कुल पैसा कितना लौटाओगे? 120 रुपए। ठीक है, 100 रुपया अगर आप लिए हो और साधारण ब्याज लगा रहे हो और 2 साल बाद पैसा लौटाना है, तो आप कहोगे 10%, 10%, सीधा सीधा 20% आप लौटाओगे, और ब्याज कितना दोगे? 20 रुपया, क्योंकि हर साल ब्याज बराबर है कि नहीं? और हर साल ब्याज मूलधन पर ही लग रहा है। पहले साल 100 पे 10 मिला और दूसरे साल भी 100 पे ही 10 मिला, इस बात को ध्यान से समझिएगा। सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज की गणना होती है वो हर बार किस पे होती है? मूलधन पे होती है। क्लियर है? अब इंस्टॉलमेंट में आपको यही बात समझनी है कि हमें हर बार जो ब्याज लगानी है ना, वो किस पे लगानी है? मूलधन पे। अगर मूलधन, और हर बार मूलधन बदल जाएगी, क्योंकि एक बार किस्त जमा किए नहीं आप, पैसा कम हो जाएगा, और फिर अगला जो पैसा बचा है उस पर आप ब्याज लोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था? आपने 100 रुपए दे दिया किसी को और 2 साल बाद लेना है, और चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हो सालाना, तो 1 साल बाद पैसा 110 हो जाएगा कि नहीं? तो जब अगली बार नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए जब ब्याज की गणना आप कर रहे होगे, तो क्या 100 रुपए पर ब्याज लोगे या 110 पे लोगे? तो आप कहोगे 110 पे लेंगे। क्यों? क्योंकि 100 रुपया तो लेंगे ही लेंगे 10%, लेकिन वो जो 10 रुपया ब्याज मिल गया है उसका भी 10% 1 रुपया ले लेंगे, तो अगले साल 11 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। पहले साल 10 रुपए मिला था, और कुल मिला के कितना मिल जाएगा? 121 ब्याज मिलेगा। और उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि अगर मेरा पैसा 10 है तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 11, और नेक्स्ट ईयर भी अगर 10 है तो कितना हो जाएगा? 11। तो 2 साल के लिए 10 धम्मा और 121। तो अगर मुझे पहले साल और डायरेक्ट दूसरे साल का आपको चाहिए कि पैसा कितना था और कितना आपने जिया, तो उसके लिए आपको कल बताया कि 10 से क्या होगा? 11, और 2 साल का पूरा पूरा कितना हो जाता है? 100 से 121 हो जाता है। तो वहां पे तो समस्या नहीं थी। 3 साल के लिए होगा तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। तो वहां पे 2 तरह की सवालें आ रही थी। हर साल का अगर आपको दिया हो कि इतना रुपया जमा किया, इतना रुपया जमा किया, इतना रुपया जमा किया, तो हम कहेंगे पहली बार 11 जमा किया, 11 से कितना आ जाएगा मूलधन? लोन कितने का था? दूसरी किस्त कितना जमा किया तो किस्त कितने की थी? तीसरी किस्त ब्याज के साथ कितना जमा किया तो किस्त कितने की थी? तीनों को जोड़ लेंगे या ब्याज देख लेंगे कि कितना जमा किया। एक तो सवाल ऐसी आती थी, और दूसरी आती थी जब हर किस्त क्या होती थी? समान। तो समान करने के लिए यहां भी हम किससे गुणा कर देते थे? 11 से, तो यहां भी 11 से गुणा कर देते थे। पीछे वाली बात जो कल मैंने पढ़ाई थी उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो यहां से तुलना कर देते थे, क्योंकि दोनों किस्त समान होती थी, तो किस्त दिया रहता था तो मूलधन निकाल लेते थे, मूलधन दिया रहता था तो भाग करा के क्या निकाल लेते थे? किस्त। और ब्याज चाहिए तो पूरा देख लो कितना आपने जमा किया और कुल कितना किया। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट और सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में अंतर समझ आया कि नहीं? नहीं आया? तो कुल मिला के बात यह है भैया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के किस्त में सिर्फ इतना ही अंतर है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो किस्त आप जमा करते हो उसमें ब्याज जब जोड़ देते हो तो दूसरी किस्त के लिए या तीसरी किस्त के लिए, चौथी किस्त के लिए वो पैसा आपका मिश्रधन के रूप में बढ़ता जाता है। जैसे 10 से 100, 10 से 11, तो 100 से 121, 1000 से 1331, क्योंकि वो कंपाउंड तरीके से बढ़ता है। जबकि साधारण ब्याज में जो आपकी किस्त जाती है वो हर बार किस पे काउंट होती है? मूलधन। हर बार किस पे काउंट होती है? तो फिर जैसे आपने पहली किस्त 4000 की जमा कर दी, तो फिर जो पैसा बचेगा उस पर ब्याज लगाएंगे, फिर जमा कर दी तो फिर ब्याज लगाएंगे, तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। क्लियर है? जैसे मैं आपको पहला सवाल समझाता हूं, आपको लगाना नहीं है। पहला जब आपको क्या रहेगा, मंथली रेट आपको पूछेगा, ठीक है।
दूसरा सालाना पूछेगा, फिर कभी किस्त दे के आपसे पूछेगा। तो मैं आपको पहले एक सवाल समझा देता हूं, उसके बाद आप समझिएगा, लगाइएगा। देखिए सवाल कह रहा है एक मोबाइल नगद कितना 44,000 रुपए में बेचा जाता है। ठीक, मतलब एक मोबाइल है जिसका प्राइस कितना है 4400 रुपए है, या 2,000 रुपए नगद डाउन पेमेंट और एक महीने बाद 2,440 रुपए की किस्त पर उपलब्ध है। योजना में लगने वाली ब्याज की दर बताओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो अच्छे से, ठीक है। एक फोन है जो है 4400 रुपए का, या तो आप 4400 रुपए दो तुरंत ले लो, तो उसमें तो लोन लेने की कोई बात ही नहीं है, रेट लगाने की कोई बात ही नहीं है। दूसरी आपकी शर्त है कि आप 2,000 तो क्या दे दो, नगद दे दो, तुरंत पेमेंट कर दो। जो पेमेंट तुरंत हो जाता है उस पर कोई ब्याज वगैरह नहीं देना पड़ता। और बाकी पैसा आप कितने महीने बाद, एक महीने बाद कितना लौटाओगे 2,440, मतलब बाकी का जो पैसा बच रहा है उस पर लोन कर दो, है ना। और एक महीने बाद ही वो लौटा रहा है, एक महीने बाद। तो आपसे पूछ रहा है बताओ डाला गया क्या निकालना है, ब्याज की दर। अच्छा एक फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा, SI इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब एक बात बताओ, सबसे पहले अगर आपसे जानना चाहें कि हमने ब्याज कितना चुकाया है, कुल कितना ब्याज के लिए कितना चुकाया है 40 रुपए। भाई देखो 4400 का मोबाइल था, 2,000 तुरंत डाउन पेमेंट हो रहा है, तो 2400 रुपए बचा है कि नहीं। और आप जब जमा करने जा रहे हो तो कितना जमा कर रहे हो 2440, जमा करना था 2400 रुपए, आप 2440 जमा कर रहे हो, इसका मतलब ब्याज कितना दे दिया 40 दिया। तो SI आपका कितना हो गया, SI की जगह पे आप रखोगे 40 रुपए, कोई दिक्कत है। मूलधन आपने लोन कितने का लिया था, केवल 2400 का, क्योंकि 4400 का फोन था, 2,000 आप डाउन पेमेंट कर दिए, तो लोन कितने का हुआ था, तो आप यहां लिखोगे 2400 का तो हमारा लोन था। दर नहीं पता है, पता है क्या, तो आप लगाओगे R। टाइम कितना है, एक महीना है, एक महीना है। और आपको याद होगा जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे कहीं महीना, क्योंकि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर ईयर होता है कि नहीं, पर एनम होता है। तो महीने को साल में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग कराएंगे और बटे क्या कर देंगे 100। यहां से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा कि नहीं, 0000 कट गया, 12 एकन्नम 12, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे कितना आएगा। इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो कितना है 20%। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आई। अभी यही 2 महीने जमा करते हम, तो पहले महीने कितना ब्याज था, ब्याज टोटल काउंट कर लेंगे पहले, फिर पहले महीने की किस्त कितनी गई, फिर दोबारा जितना पैसा बचेगा उस पर, फिर 13, 14, 15। हाँ वो करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ चीजें हम सॉर्ट कर लेंगे अपनी तरफ से, कॉमन कर लेंगे, वो अलग बात है, पर आपको करना तो पड़ेगा ही। मैं बता रहा हूं, पहले बताओ एक साल का समझ आया कि नहीं, एक महीने का। किसी को यहां तक समस्या है क्या, हो तो बताओ। हो गया, तो यहां तक तो आपको समस्या होगी भी नहीं। भाई 4400 का फोन था, 2,000 जमा कर दिया, 2400 का लोन लिया, 2440 चुका रहे हैं तो 40 ब्याज दिया, 2,000 का 2400 का लोन था, ठीक है। दर निकालना है, एक महीने बाद जमा कर रहे हैं तो निकाल देंगे। समझ आया, किसी को कोई समस्या यहां तक है या नहीं है। चलिए चलिए अगली सवाल की ओर। क्या हुआ, समझ नहीं आया क्या, अच्छी बात। मिटा दें, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
चलिए अगली सवाल करिए। किस में? अरे उसमें साधारण ब्याज क्या आता भाई? अरे एक साल में, एक महीने में कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दोगे ये तो बताओ। तो दो तीन महीने तो आगे बताएगा ना, जैसे इसमें देखो। हाँ तो एक साल या एक महीने के लिए CISI नहीं लगता, सिंपल ही लगता है। हाँ तो उसमें दिक्कत नहीं था। इसमें इसमें तो बोले भगगा भी ना कि साधारण ब्याज की दर देखो। चलिए इसको भी मैं समझा देता हूं, पहले आप समझ लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप करिएगा। एक साइकिल कितने की है? 1500 रुपए में खरीदी जा सकती है। ध्यान से सुनना, कितने में खरीदी जा सकती है? परंतु वही साइकिल 350 रुपए नगद और अगले 3 महीने तक 400 रुपए की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। या तो आप सीधा सीधा 1500 रुपए जमा कर दो और साइकिल लेके चले जाओ, या आप 350 रुपए जमा कर दो और 400 की 3 किस्त जमा कर दो और पैसा लेके साइकिल लेके चले जाओ। बताना है आपको साधारण ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, अब बात को समझो अच्छे से, एक बार डिटेल में समझ लो, फिर हम शॉर्ट में सारी चीजें करेंगे। इस सवाल को डिटेल में समझ लो। एक बात बताओ, साइकिल है कितने की? आप कहेंगे 1500 रुपए की साइकिल है और आप नगद नहीं ले रहे हो, किस्त के रूप में लेना चाहते हो, तो कितना डाउन पेमेंट करना है? तो आप 350 रुपए तो तुरंत जमा कर दोगे कि नहीं? बोलिए, तो पैसा कितना बच गया? 1100। इसका मतलब जो आपका लोन होने वाला है वो कितने का हो रहा है? यहां तक किसी को समस्या है? 1500 की साइकिल है, 350 रुपए तुरंत जमा करो, तुमने 350 जमा कर दिया, तो बचा कितना पैसा? अब इसी पे हमें क्या करना है? लोन जमा करना है। अब आपको पता है कि हमने उधार जो लिया है, लोन लिया है, वो कितने का लिया है, लेकिन आप जमा करोगे 3 माह तक कितना कितना 100, 400 की 3 किस्त। तो 400 की अगर 3 किस्त जाकर जमा करोगे तो 400 गुणे 3 करोगे तो कितना आएगा? मतलब आपको जमा कितना करना है? 1200 रुपए। लोन कितने का लिया था? तो आप ब्याज कितना चुकाओगे ये बताओ? तो आप ब्याज चुकाओगे कितने का? यहां तक की समस्या है। सिर्फ पिछली सवाल में 40 रुपए का ब्याज निकला था, इस बार कितना निकल रहा है? यहां तक किसी को समस्या? फिर से समझ लो, 1500 की साइकिल है, 350 डाउन पेमेंट हो गया, 1150 रुपए लोन लिया, पर 400 की 3 किस्त जमा कर दिया, तो 4 तिहाई 1200 जमा किया, लोन लिया था 1150 का, जमा किया 1250 का, सॉरी 1200 का, तो मेरा जो ब्याज पड़ा इन 3 महीनों के लिए वो कितना पड़ गया? यहां तक दिक्कत है? नहीं है। पर हमने अभी देखा कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर बार किस पे काउंट होता है? मूलधन पे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने सीधा 1150 रुपए लिया और सीधा 3 महीने बाद 1150 जमा कर रहे हो, ऐसा है क्या? आप हर बार 400 जमा कर दिए कि नहीं? जब आप पहली बार 400 जमा कर दोगे तो क्या आप उस 400 पर भी ब्याज आप चुकाओगे? ना लाएगा चुकाओगे। जो पैसा जमा कर दिया उस पे नहीं, जो बाकी बचा है उस पे। हाँ तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपको वही SI इक्वल टू PRT/100 लगाए, तो आपने ब्याज कितना लिए रखा है? 50 रुपए। ब्याज कितना जमा करना है? लेकिन ये 50 रुपए पहली बार पहले महीने के लिए आपको पास लोन कितना है? तो आप 1150 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट आर रहेगा, समय 1/12 महीना बटे 100 होगा कि नहीं? तो यहां से पहली किस्त जाएगी कि नहीं? पहली किस्त का ब्याज जाएगा कि नहीं जाएगा? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ऐसे क्यों भाग करा रहे हैं? क्योंकि महीने का है। कोई दिक्कत? हाँ यही तो समझना है नालायक। एक ही बार में थोड़ी 3 महीने का तुम जमा कर दोगे।
पहले महीने 400 जमा करोगे कि नहीं? अभी मैंने आपको साइकिल दे दी, तो एक महीने बाद पैसा जमा करोगे 400 रुपए की नहीं? एक महीने तक तो 1150 रुपए आपके पास पड़ा रहा, तो 1150 पे ब्याज काउंट होगा। अब पहला महीना बीत गया, आप 400 रुपए ले जाके जमा कर दिए, तो आपका जो अमाउंट था, सॉरी प्रिंसिपल था, वो 1150 से 400 रुपए कम हो गया। कितना हो गया? अब इस बार आप 750 रुपए पर क्या करोगे? जमा करोगे, क्योंकि 400 आप जमा कर दिए कि नहीं? वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, टाइम वही एक महीने का रहेगा, और बटे कितना हो जाएगा? 100, और बटे 12 भी रहेगा। कोई दिक्कत है? ये दूसरी किस्त हो गई। अब 2 महीना बीत गया, तो फिर 400 जमा करने जाओगे कि नहीं? और जब 400 जमा कर दोगे तो कितना हो? 350, तो प्लस 350 गुणे वही आर गुणे कितना? 1/12/100। ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो 50 रुपए ब्याज है पूरा 1150 पे नहीं है, अलग अलग मूलधन पे है। अब शॉर्ट क्या हो सकता था इसमें? तो शॉर्ट ये हो सकता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, टाइम वही रहेगा, तो उसको हम कॉमन कर लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहां से जब आप कॉमन करोगे तो 50 बराबर R/100 गुणे 1/12 क्या हो जाएगा? कॉमन। तो आपको ये हमेशा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हर महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, और टाइम बराबर रहेगा, तो ऐसा कॉमन हो जाएगा। बाकी करना आपको पड़ेगा ही, इनको जोड़ना पड़ेगा। 1150 प्लस 750 प्लस 350। अब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2250, और यहां पे गुणा में कितना है? R गुणे 1/100 गुणे 12, और यहां कितना रुपया है? 50। अब इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0, ठीक है, या 5 से काट दो, तो 5 चौका 20 और 45 आ गया कि नहीं? अब 5 से काटोगे तो 5 9 45, और 20 पंचे 100, 12 दूनी, अच्छा 3 से काट दो तो 3 त्रिक का 9, और 3 चौका 20 चौका, ये R देखो यहां लिखा है R गुणे 80/3 बराबर 1 है कि नहीं? यहां पे कुछ नहीं तो 1 बचा है, तो उधर जाएगा तो पलट जाएगा कि नहीं? तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 80/3, और 80/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 से काटोगे तो 3 दूना 6, बचा 2, 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, 2 20। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 26 सही 2/3%। क्या हुआ? समझ नहीं आया? हाँ, देखो मैंने क्या कहा, हर बार सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन पर ब्याज लगता है, तो जैसे जैसे मूलधन कम होता जाएगा वैसे वैसे ब्याज की दर लगेगी। हाँ, तो जोड़ना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, उसके लिए जुगाड़ है, उसके लिए टेंशन ना लो। ठीक है, कॉमन ले लेंगे, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ लगा देंगे, या रेशियो ले लेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि रीजन ये है कि हर बार मूलधन पर कम होता जाएगा, और हर बार मूलधन पर अलग अलग ब्याज जुड़ के तब आएगा। इसीलिए तुमने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट है वो आसान है। अब 10 से 11, 100 से 121 कर दिए, या 121 बराबर कर दिए, तुलना कर दिए, काट पीट दिए, है ना? पर यहाँ पे हर बार मूलधन लगता है। साधारण सिंपल इंटरेस्ट जितना आसान है, उसका इंस्टॉलमेंट उतना ही कठिन है। कठिन क्या है, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। आप हमेशा क्या किया करो, इसको कॉमन रखा करो, ये बार बार इतना लंबी श्रृंखला मत लिखा करो। R 1/12 या जो भी टाइम रहेगा वो कॉमन हो जाएगा, मूलधन जोड़ लिया करो। देखो समझ के काम करना है, बाकी जल्दी कोई समझता नहीं है, इंस्टॉलमेंट है ना, लेकिन सवाल आ जाएगी तो समझ लो आप, उसका प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। ठीक, पीछे आप लोगों को समझ आ रहा है? आज पहला दिन है क्या? एसआई की तैयारी कर रहे हो? अच्छा, वहां पे थे तुम, तो यहाँ आज कैसे आ गए?
वहां समझ आया था ज्यादा क्या? यहाँ तो और कुछ नहीं आएगा, सब हवा में जाएगा। समझो भाई, बस एक कल की बात है, कल आपको नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग, रेशियो, अनुपात समानुपात, ठीक है। बस रेशियो खत्म हो, उसके बाद मेंसुरेशन ही बचा है, बाकी तो सिलेबस खत्म ही है, एवरेज बचा है। मेंसुरेशन आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, पहले रेशियो वगैरह पढ़ लो, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लो, एवरेज पढ़ लो, उसके बाद मिटा दे इसको, जल्दी लिखो फिर भाई, आराम से समझ समझ के लिखो। देखो पढ़ना सब है, और अभी पेपर 2.5 महीने 3.5 महीने बाद है, तो मेंसुरेशन वगैरह जितना जल्दी पेपर से पढ़ोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। अरे नालायक, पेपर से पहले की बात कर रहे हैं अभी, ताकि फार्मूले याद रहे आपको, ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक है, जिनका पेपर है एक क्लास में भी 2 दिन 3 दिन बाद में पढ़ा दूंगा उसको मेंसुरेशन। नोट हो गया? चलिए अगली सवाल करिए जरा सब। बातचीत नहीं करिए और यहां लगाइए, इस सवाल को सॉल्व करिए जरा। लगाइए भाई, करना तो पड़ेगा। निकालना पड़ेगा, ठीक है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप रेशियो ले लो भाई, चलो मैं बताता हूं, पहले आप एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बता दूंगा आपको। बहुत अच्छा, 80% सही है। एट्टी परसेंट है ना। देखिए जिनका भी नहीं आया वो एकदम तसल्ली से चीजों को समझो। किसी पेन का नगद मूल्य कितना है? 60 रुपए है, इसका मतलब पेन को 60 रुपए दो और उठा लो। लेकिन वही पेन 20 रुपए नगद और 6 महीने 8 रुपए की 6 समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं। मतलब या तो 60 रुपया दो, पेन तुरंत लेके चले आओ, पर आप कहते हो कि भाई मेरे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है ना, तो कहता है एक काम करो, तुम 20 रुपए जमा कर दो और हर महीने 6 6 रुपए लेके जाके 8 रुपए हर महीना दे देना, 6 महीने में हो जाएगा लोन समाप्त। तो सबसे पहले आप ब्याज निकालो, कितना रुपए में एक्स्ट्रा जमा करना पड़ रहा है। पेन की कीमत कितनी है? तो आप कहोगे कीमत तो हमारी 60 की है, आप कितना जमा कर दिए नगद? 20 रुपए नगद जमा कर दिए, तो जो आपका लोन है वो कितने का हो गया? 40 रुपए का। किसी को दिक्कत है? भाई पेन 60 की थी, 20 तुरंत जमा कर दिए, तो बचा कितना? लोन करा लिए बैंक से।
अब बैंक से आपने जब लोन करा लिया तो बैंक कहता है कि आपको 6 महीने का लोन होगा और 8 रुपए के हिसाब से। तो आप अगर किस्त जमा करोगे तो कुल किस्त जो जमा होगी या कुल लोन जो जमा होगा, मैं कुल लोन लिख रहा हूं, ठीक है, जो आप जमा करोगे लोन वो कितना जमा करोगे, तो आप कहोगे 8 रुपए और 6 महीने तक, तो 8 48 रुपए जमा हो गया कि नहीं। 8 रुपए और 6 महीना है। कितने का लोन लिया था, 40 का। जमा कितना कर रहे हो, इसका मतलब ब्याज आपको कितना देना है, 8 देना है। तो ब्याज आपका हो गया कितना रुपया, 8। अब इस 8 रुपए ब्याज के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, बैंक ने जो आपसे लगाया वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लिए हो। आपको पता है एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 होता है कि नहीं, पर पी हर बार चेंज हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि सबसे पहले यहां लिखो 8 रुपए। अब देखो मूलधन चेंज होगा ना, लेकिन जो दर गुणे समय है, तो समय हर बार एक एक महीने का लगा रहे हैं कि नहीं, और बटे कितना हो जाएगा 100। ये तो कॉमन हो जाएगा कि नहीं सब में, बोलिए हो जाएगा कॉमन, बोलिए भाई। अब आपको पता है कि पहला मेरा जो पैसा जाएगा वो 40 पे जाएगा पहले महीने के लिए, फिर 32 पे, तो आपको ये करना पड़ेगा 40 प्लस 32, फिर 8 रुपए जमा कर दोगे तो 24 पे, फिर 8 जमा कर दोगे तो 16 पे, फिर 8 पे, फिर 0। 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त, 5 किस्त और 6 किस्त। समझ आई बात की नहीं। अरे लास्ट 48 से क्यों लगेगा, 48 तो आप जमा कर रहे हो ना। जो ब्याज मूलधन होता है उस पर ब्याज लगता है कि मिश्र धन पर लगता है। 40 रुपए आपने लोन लिया तो पहले महीने तो 40 चुकाना पड़ेगा ना, 40 पर एक महीने तक ब्याज चलेगा। 8 रुपए जमा कर दिए तो 8 रुपए कम हो गया, 32 पर अगले महीने तक ब्याज चलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसी को जोड़ लो, कितना आएगा, तो आप लिखोगे यहां पे 120 आ जाएगा, तो यहां लिखो 120 गुणे, यहां पे रहेगा ही वही 8 बराबर आर गुणे 1/12 गुणे 100। तो यहां 12 से काटेंगे कितनी बार, 10, और यहां 0, ये उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा 80%। हाँ क्लियर है कि नहीं। तो आपका आ जाएगा 80%। आप जल्दी अगर करना चाहते तो आपको पता है 8 सब में कॉमन है कि नहीं, 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन कर लो, और जैसे ही 8 कॉमन करोगे तो यहां 0 रहेगा ही, 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी 10, 1 11/2। नहीं समझे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ का फार्मूला जानते हो कि नहीं, n इंटू n प्लस 1/2 होता है कि नहीं। जैसे ही आप इसमें से 8 कॉमन करोगे तो यहां 0 बचेगा, +1 +2 +3 ऐसे ही तो बचेगा, और कहां तक बचेगा 8 5 6। तो हमें पता है n का मान 5 है, तो 5 गुणे 6/2 नहीं कर देंगे और गुणे 8 कर देंगे, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 8 120। तो ये जो आपने 1 घंटा जोड़ा था उससे बच जाओगे। नहीं समझे। देखो सिंपल इंटरेस्ट में करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, न कोई इसके लिए ट्रिक है, न कोई फार्मूला है। सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ये है 0.1%। कभी कभी पूछता है और कभी कभी नहीं पूछता। अगर पूछ लिया तो सब फंसेंगे, क्योंकि कोई पढ़ता लिखता नहीं है ना। मैं खुद ही शायद दूसरी बार यहां पढ़ा रहा हूं इंस्टॉलमेंट, और वो भी ढंग से। नहीं तो क्या होता है, कभी बच्चा ना पूछता है, किसी किताब में जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन पूछती सवालें हैं। आप देखो 2017 का यूपीएसआई को उठा के देखो, 2021 का उठा के देखो, यूपीएसआई में पूछा है। तो अगर आप छोड़ दोगे तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका चला जाएगा कि नहीं। इसमें है क्या ये बताओ, कुछ नया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आ जाएगा। मिटा दे इसको क्या,
ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। मतलब जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते जाए n तक जाएंगे ना, तो इसे 10 संख्या जोड़ना, 10 × 11/2 कर दो, सीधा जोड़ा जाएगा। जैसे हमें 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे जाट डाट 10 तक जोड़ना है ना, तो 10 × 11/2 कर दो, सीधा जोड़ा जाएगा। 50 तक जोड़ना, 50 × 51/2 कर दो। 100 तक जोड़ना, 100 × 101/2 कर दो। तो भाई एपी ही तो लगा है वो, SN(n/2) 2a + n - 1 × d वही हो जाता है। n/2 10 का आधा, तो n 5 ही तो लिखते हो, फिर 2a करते हो और 2 कॉमन हो जाता है, अंतर 1 का आता है, आता वहीं से है, सब ऊपर वाले की माया है। ठीक है, बाकी ये है कि लगाने का तरीका इधर उधर करके उसी को फार्मूला बना दिया जाता है। चलिए इस सवाल को लगाइए। करिए। 21 सही 9/11। चलिए करिए बाकी लोग भाई। देखो नहीं नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई देखो डाउन पेमेंट 0 है तो हाँ, नहीं है तो फिर सीधा जितना 10 पे लगाओ, सीधा 10 के 10 पे, फिर 9 पे, फिर 7 पे, 6 पे, 5 पे, 4 पे, ऐसे। ठीक है, डाउन पेमेंट रहे तो घटा दो, जितने का लोन लेते हो हमें उतने पे ब्याज देना होता है बस, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर पेन ना खरीद पाना, ऐसी भी स्कीम मेरे पास है, 1-1 रुपए हर महीने देते रहे ना। ठीक है, ठीक है, चलो 11 महीने तक चुकाओगे तो 1 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ब्याज तो सीधा सीधा एक ही मिल जाएगा, 1 रुपए का, क्योंकि 10 रुपए ले रहे हो, 1-1 रुपए के 11 महीने चुका रहे हो, तो 11 रुपए चुका रहे हो, तो ब्याज तो कितना मिल जाएगा, 1। तो 1 उधर रखो, r × 1/12/100 हो तो कॉमन हो जाएगा, और 1 से 10 तक का जोड़ क्या होगा, 10 × 1 11/2 55, तो काट पीट दो बस, और क्या है ना, 55/100 रहेगा, /12 भी है, तो आ जाएगा आपको भाई। अभी हम रेट निकाल रहे हैं, फिर किस्त भी निकालेंगे। चलिए आ गया आपका। आया या नहीं आया, याद ध्यान दीजिए। करा किसी पेन का नगद मूल्य कितना है, 10 रुपए, लेकिन 1 रुपए 11 महीने तक समान राशि किस्तों में चुकाना है, तो बताओ दर कितनी है। हमने पेन खरीदी 10 रुपए की, पर हम 1-1 रुपए करके 11 महीने में चुका रहे हैं, तो लिया लोन कितना था, लिया लोन था 10 रुपए का, और आप चुकाना है, चुकाया गया है 1 × 11 मतलब 11 रुपए की नहीं। तो आप बताओ आपके लिए जो ब्याज देना पड़ रहा है वो कितना, 1 रुपए का, लेकिन 1 रुपए का ब्याज पूरा पूरा 10 पे नहीं लगेगा, हर महीने अलग अलग लगेगा। तो कैसे लगेगा, तो ब्याज यहां लिखेंगे, क्योंकि SI = था PRT/100, तो P बदलेगा, R और T तो वही नहीं, तो आप ऐसे लिख लो, R और हर महीने लगा रहे हो कि नहीं, 1 महीना का 12 और /100, ये हो जाएगा कॉमन। क्यों हो रहा पता है कि नहीं, मैं हर बार लगाऊंगा तो क्या मतलब है, और यहां पे सब जुड़ जाएगा, तो 10 + 9 + 8 + 7 + 6 5 4 3 2 और 1 हो गए 10 किस्त। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 55 आएगा। कैसे, 10 × 11/2 कर दो, सीधा सीधा 11 × 5 = 55, यहां लगाओ 1 =
r/100 गुणे 1/12 गुणे 55। अब इसी को सॉल्व कर दो, r का मान निकाल दो। 11 से 5 से काटोगे तो 5 11 और 20 पंचे 100, 12 दूनी 24। तो जब r निकालोगे तो हो जाएगा 240/11। 11 से काटो, 11 दूनी 22, फिर 20 हो जाएगा। 11 एक नम 11, बचा कितना 9/11। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 21 सही 9/11%। 21 सही 9/11। चलो, बात यहां ब्याज की है, 1 रुपए की नहीं है। और ये आज का ना करके 50 साल 70 साल 80 साल पहले की बात कर लो तो 1 रुपए बहुत होता था। हाँ ठीक है। आज कितनी है पर व्यक्ति है? चलो, ये पर व्यक्ति है कैसे निकाला जाता है? महीना की साल, 4000 रुपये सालाना। 4000 सालाना कमा के तुम क्या करोगे? चलो चलो ये सवाल करो। अब ये तो ठीक ठाक है ना, इस पे तो 10,000 20,000 का है। लगाइए, सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बात सुनो, हेलो यहाँ ध्यान दो। जैसे अगर कुछ कॉमन आए सब में ना तो कॉमन कर लिया करो, रेशियो पे काम करोगे तो जल्दी आ जाएगा। लगाइए इसको। रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 10,000 रुपए है। 2,000 रुपए के नगद पेमेंट तथा 1,000 रुपए की 9 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। ठीक है, बताना है कि ब्याज की दर कितनी है। लगाइए। तैंतीस सही 1/3। चलिए आ गया। अब जिनका नहीं है मैं समझा देता हूं। मैंने कहा अगर बड़ा कैलकुलेशन हो तो वहां पे रेशियो ले लिया करो, बाद में जिससे काटे रहोगे उसी से गुणा करा देना, सबसे आसान हो जाएगा। कैसे है? कितने का बोलिए? 10,000 का। डाउन पेमेंट कितना हो गया? तो लोन आपने कितने का ले रखा है? तो आपने लोन लिया है 8,000 का। और आप कितनी किस्तें जमा कर रहे हो? 1,000 की 9। तो आप जमा कितना कर रहे हो? 9,000 रुपए जमा कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि 1,000 रुपए की 9 किस्तें जमा करोगे तो कितना जमा हो गया? आपको ब्याज के रूप में कितना जमा करना है? तो ब्याज के रूप में जमा करना है 1,000 रुपए। अब वही काम करेंगे। कौन सा काम? कि ये जो ब्याज है 1,000 का, ये r गुणे 1/100 गुणे क्या हो जाएगा 12। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। पहला 8,000
क्योंकि लोन 8,000 का हुआ है, फिर 7,000, फिर ऐसे होगा कि नहीं। तो मैंने क्या कहा अभी आपको कि देखो आप ऐसे समझा करो कि जो हमारा लोन है वो है 8,000 का, और जो मेरा ब्याज है वो कितना है 1,000 का। तो आप जब देखोगे तो रेशियो क्या है 8:1। ये मान लो कि अगर मैं 8 रुपए लेता तो हर महीने 1 रुपए जमा करना होता, सॉरी ब्याज मेरा 1 जमा होता, 1,000 ना जमा होके कितना होता 1 जमा होता। क्या काम ने रेशियो ले लो, 8,000 लोगे तो 1,000 की किस्त आएगी, और 8 रुपए लोगे तो 1 रुपए की किस्त आएगी कि नहीं। तो इसका मतलब पहला मेरा 8 जाएगा, फिर 7 जाएगा, फिर 6 जाएगा, 5 4 3 2 और 1। अच्छा 0, हाँ सॉरी क्या किस्त हो गई 8 1 9 किस्त बन रही है ना, हाँ 0 लिखना पड़ेगा। लेकिन जोड़ोगे तो 1 से लेके 8 तक ना, 8 गुणे 9/2 कर दोगे तो 36 आ गया कि नहीं। तो 36 मत लिखो, 36,000 लिखो। पहले रेशियो ले लो, बाद में 1,000 से गुणा कर दो, क्योंकि वो कॉमन हो गया था ना। वो भी आप चाहो तो यही कॉमन ले लो, 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000, ठीक है कि नहीं। तो आप क्या करो यहां लिखो 1,000 बराबर R गुणे 1/100 गुणे 12 गुणे कितना लिख देंगे 36,000। सही है, एक और 0 रहेगा। अब काट पीट दो इसी को भैया, कोई दिक्कत है। ठीक, आ गया भाई, कितना आ रहा है इसमें। तब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 0 से 3 0 कट गया, और 12 1 12, 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 छंग, अच्छा बरती है 36 होता है, ठीक है। तो 100/3 कितना आ जाएगा 33 से 1/3। कोई दिक्कत है यहां तक। बिल्कुल मेहनत करके उत्तर लाना है, शॉर्ट मेथड में नहीं पढ़ना है ना। पूरा लिखो 8,000 6,000 7,000 5,000। आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक। अगली सवाल पे चलें, बातचीत नहीं करो, हो गया कि नहीं। तो अब इस तरह की सवाल आएगी तो हो जाएगी कि नहीं बताओ। हाँ कि मैंने इतना पैसा लिया, हर महीने इतना इतना चुका रहे हैं, तो बताओ कि ब्याज की दर कितनी है। तो सवाल नंबर आपका 6 होमवर्क है, नोट कर लो कॉपी में, 6 होमवर्क है। सवाल नंबर 7 भी क्या है आपका होमवर्क है, क्योंकि देख रहे हो ना 5 मासिक किस्त चुका रहा है। हाँ बस, तो 2 सवाल आपकी होमवर्क हो गई। अब बात आती है, थोड़ा सा समझ लो, यहां से टाइप 2 चलेगा आपका। अब टाइप 2 में क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ नहीं है, जो महीना आप किस्त दे रहे थे ना वो अब कैसा देंगे साल भर पे देंगे। तो जो 12 से भाग करा रहे थे वो 12 से भाग अब नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हो सकता है आपको इन सवालों में जो हर महीने जा रहा था तो क्रमागत हर एक महीने का अंतर आ रहा था कि नहीं। अब हो सकता है पहला किस्त में 3 साल पे दूं, दूसरा 5 साल पे दूं। तो अगर पहला किस्त 3 साल पे दोगे तो वहां 3 साल का ब्याज जुड़ेगा। अभी तक क्या होता था, समय हर बार बराबर होता था कि नहीं, क्योंकि हर महीने चुकाते थे तो एक का मान आता था कि नहीं। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। जैसे कोई पैसा 3 साल, दूसरी किस्त 5 साल, तो फिर पहले किस्त के लिए 3 साल का ब्याज और दूसरे किस्त के लिए आगे का 2 साल का ब्याज, 5 साल का नहीं।
पहले 3 साल का ब्याज, फिर जो बाकी पैसा बचेगा उसके लिए 2 साल का ब्याज, तो हो जाएगा ना 5 साल का ब्याज। कोई समस्या यहां तक नहीं है? वो तो बताइए। चलिए, हाँ एक आध सवाल करा तो समझ में, तो ये लगाइए पहला सवाल। आ गया कि नहीं आया? आ गया? देखो इस सवाल को कर लो। क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी मैंने आपको समझाया करना वही है। क्या करना है, कह रहा है एक आदमी ने साधारण ब्याज पर एक बैंक से कितने रुपए लिए? 7,000 का कर्जा लिया। 3 साल बाद बैंक को 3,000 रुपए और 5 साल के अंत में 5,450 रुपए लोन का कर दिया। बताओ दर कितनी है? देखो दर निकालने के लिए पहले आप ये देखा करो कि मैंने कितना ब्याज चुकाया है। तो कुल मिला के बात यह है कि मैंने बैंक से उधार लिया था कितना? 7,000 रुपए। ये तो मैंने लिया है कि नहीं? लिया है कितना? 7,000। कोई दिक्कत यहां तक? अब कह रहा 3 साल बाद उसने 3,000 चुकाया था, तो एक बार चुकाया उसने कितना? 3,000 रुपए, और उसके बाद हाँ 5 साल के अंत में उसने 5,450 और चुका दिया, तो 5 3 8,450। देखो आपने लोन लिया था कितने का, लेकिन आप चुका कितना रहे हो? तो कितना ज्यादा चुका रहे हो? 1,450 रुपए। तो ये उसका क्या हो गया? ब्याज हो गया। क्लियर है इतना? अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ब्याज कुल आपने चुकाया है 1,450 रुपए का, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ डाउन पेमेंट तो हुआ नहीं ना? तो पहले आप 7,000 का कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, क्योंकि 3 साल बाद आप कितना चुका रहे हो? 3,000। तो 3 साल के लिए, और वो भी कितने दर से? आर दर से चुकाओगे। इतना समझ आया? फिर अगली किस्त आप जब दे दोगे, ठीक है, कितने की? 3,000 की, तो बाकी कितना पैसा बचा? तो ये जो 4,000 है उस पर कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, 5 साल तो ब्याज ही, कुल मैंने लोन ही लिया है 5 साल का। ये आर बटा कितना हो जाएगा? 100। अब इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर है। 0 0 कट गया, यहां 0 से 0 कट गया, 7 त्रिक 21, और प्लस यहां पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 80, और 7 त्रिक 21 210। सही है ना? और यहां कितना है? 1,450। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? तो 1,450 बराबर 290 आर। तो यहां 0 से 0 कट जाएगा, 29 का कितनी बार जाएगा ये? बताओ। 5 बार। 5 दूनी 10 और 9 5 45। तो आर का मान कितना आ गया? 5%। नहीं 5 साल का नहीं लगाना, 3 साल का तो आप ऑलरेडी ब्याज दे रहे हो ना, तो बाकी जो 2 साल बचा उसी पर आप दोगे अगले। ठीक है भाई, देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जितना आप ब्याज चुका देते हो उस पर थोड़ी आगे अगले साल के लिए हम ब्याज देंगे।
3 साल बाद हमने 3,000 चुकाया है, तो 3 साल तक 7,000 पर ब्याज जाता रहा। जब 3 साल बाद हमने 3,000 चुका दिया तो बाकी मेरा पैसा 4,000 बचा था, उस पर अगले 2 साल के लिए, क्योंकि 5 साल में हमारा ब्याज खत्म कर देना है पैसा जमा। समझ आया कि नहीं? बात समझे या नहीं समझे? वहां सवाल बोलेगा ना 5 साल के अंत में, 8 साल के अंत में होता तो मैं अगली बार 5 साल का लगाता, क्योंकि 3 साल का वहां, 5 साल के यहाँ, 5 3 8 साल। हाँ तो 5 साल बाद इतना दिया तो कुल 8 साल का लोन हो गया ना हमारा। ठीक है, तो वहां 5 साल का ब्याज देते हैं। ठीक है, 5वें वर्ष के अंत में इतना लोन देकर, तो 5वें वर्ष के अंत में दे दिया, मतलब 5 साल का लोन था, खत्म हो गया। तो इस तरह की कुछ सवालें हैं, आप इनको कर लीजिएगा। ठीक है, तो कल हम आएंगे तो आपको किस्त वाली चीजें समझाएंगे। क्या एक बार और बता दी? तनिक देखो देखो भैया, आपने लोन कितने का लिया? 7,000 का। 3 साल बाद आपने 3,000 चुका दिया और 5वें वर्ष के अंत में इतना देकर लोन पूरा कर दिया। तो 5 साल, 5वें साल इतना दिया है, 3 साल 5 3 8,450 रुपए तो कुल आपने जमा किया। लोन था कितने का? तो 7,000 का आपने पैसा लिया था, 450 जमा करे, तो ब्याज कितना दिया? अब पीछे जितनी सवालें करी वहां पे ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन अलग अलग होगा तो हर बार लगाना पड़ेगा। कुल ब्याज इतने का है। 3 साल बाद 3,000 दे रहे हो कि नहीं? तो इन 3 साल तक तो आप 7,000 पर ब्याज दोगे कि नहीं? तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। 3 साल बाद 3,000 चुका दिया तो कितना बचा? तो अगले 2 साल के लिए इन 4,000 पर ब्याज देंगे। बस इसी को सॉल्व कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो इस तरह की सवालें हैं बहुत सारी, आप इनको करिएगा। जैसे ये दूसरी सवाल भी वही है, 4 वर्ष में इतना इतना देकर। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के आपको मिल जाएंगी कितनी सवालें? 6 सवालें। 6 के 6 करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, किस्त